आज अपन बात करेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर क्या होते हैं और किस प्रकार से कार्य करते हैं। सभी जीव अपने जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उनकी पूर्ति के लिए पूर्ण रूप से एनवायरमेंट पर निर्भर या डिपेंड रहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो यानी कि जो पर्यावरण है वो एक सजीव के चारों ओर उपस्थित वातावरण है, जो सजीव की जो भी क्रियाकलाप होती हैं वो चाहे डायरेक्ट रूप से हो चाहे इनडायरेक्ट रूप से। तो एनवायरनमेंट और सजीव दोनों के मध्य में जो होने वाला जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस है उसमें ये अपना योगदान देता है। और एनवायरनमेंट में फिजिकल तथा बायोलॉजिकल दोनों ही प्रकार के क्लाइमेटों को शामिल किया जाता है। तो फिजिकल जो एनवायरनमेंट होता है उसके जो मुख्य भाग में जो मीडियम तथा जो क्लाइमेट है वो जैविक वातावरण और विभिन्न सजीवों के मध्य होने वाली पारस्परिक जो उनकी इंटरेक्शन होता है उसका परिणाम है। मेल्जर ने बताया कि पर्यावरण उन सभी क्रियाकलापों का सामूहिक परिणाम है जो प्राणी के स्थायित्व तथा उसका जो रिप्रोडक्शन है उसको प्रभावित करता है। यानी एनवायरनमेंट है जो कम्प्लीटली रूप से उस एनिमल्स या उस बायोटा है उसको इफेक्टेड करता है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उनको अपन मोटे रूप से दो प्रकार के बांट सकते हैं। पहला है फिजिकल जिसको अपन एबायोटिक फैक्टर्स भी कहते हैं और दूसरा होता है बायोटिक फैक्टर्स। अब इसमें अपन एबायोटिक फैक्टर्स की या फिजिकल फैक्टर की बात करेंगे तो इसमें देखते हैं कि जो फिजिकल और एबायोटिक जो फैक्टर्स में बीच में और वातावरण जो शामिल होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इनका जो माध्यम होता है पर्यावरण के में चार प्रकार के माध्यम उपस्थित होते हैं जिसमें जो बायोटा वहाँ पर रहता है ये माध्यम होते हैं जैसे सॉइल होता है, वाटर होता है, एयर होती है और होस्ट बॉडी होता है। इस प्रकार से चार होते हैं। तो सॉइल की बात करें तो सॉइल में यह है कि जो सॉइल होती है वो अपनी अर्थ के सबसे ऊपरी भाग होता है और इसका जो फॉर्मेशन होता है वो रॉक्स पर जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के प्रभाव होते हैं उनके रीजन से ये सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और जो सॉइल होती है उसमें बहुत सारे इनऑर्गेनिक्स व ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो सॉइल में असंख्य अपने माइक्रोब्स, प्लांट्स व बहुत सारे जो बिल बनाकर रहने वाले प्राणी होते हैं वो पाए जाते हैं और बैक्टीरिया भी उस सॉइल में मुख्य रूप से निवास करते हैं। अब जो दूसरा मीडियम है इसका वो होता है वाटर। तो वाटर में हम देखते हैं कि पृथ्वी का लगभग 73% भाग जल के द्वारा ढका रहता है और अधिकांश एनिमल्स के लिए यह एक व्यापक मीडियम का कार्य करता है। तो वाटर या जो वहाँ का साइटोप्लाज्म का मुख्य भाग होता है और सजीव का एक मुख्य जो रेगुलेटिंग्स फैक्टर्स होता है वो भी यह होता है। एयर होती है जो वायु के द्वारा पृथ्वी के सभी एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन होता है और एयर में ऑक्सीजन 20% होती है, नाइट्रोजन 79% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.3% होती है, पानी तथा कुछ मात्रा में जो इनएक्टिव गैसेज होती हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन की पाई जाती है। तो विभिन्न जो ऑर्गेनिक्स मैटर्स होते हैं वो धूल के कण और जो माइक्रोब्स होते हैं वो सस्पेंस रूप से प्रेजेंस होते हैं, यानी इधर उधर सस्पेंस स्टेज में पाए जाते हैं। केवल जो इनएक्टिव गैसेज को छोड़कर जो एयर के सभी जो घटक होते हैं वो रॉ मटेरियल का कार्य करते हैं और सजीवों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बात करेंगे अपन जो अपना चौथा माध्यम होता है वो होस्ट बॉडी। तो होस्ट बॉडी में अपन देखते हैं कि जो कुछ सजीव होते हैं वो होस्ट के जो होस्ट बॉडी होती है उस पर एक्सटर्नल व इंटरनल रूप से वो प्रेजेंस होते हैं। तो होस्ट में जो ये परपोषी में के वातावरण के अनुरूप अनेक मॉर्फोलॉजिकल्स व एनाटॉमिकल्स और फिजियोलॉजिकल्स अडेप्टेशंस अपन को देखने को मिलते हैं और वो वहाँ पर वो रहते हैं। इसी प्रकार से हम बात करेंगे क्लाइमेट की। तो
क्लाइमेट एक दिए गए जो क्षेत्र होता है उसका एटमॉस्फेयर का जो एवरेज जो परिणाम होता है, और यह जो मेन रूप से जो क्लाइमेट के जो फैक्टर्स होते हैं, जो कारक होते हैं, उनमें अपना टेम्परेचर्स, ह्यूमिडिटी, लाइट, विंड, रेनफॉल, स्नो आदि की बात करेंगे। तो इनके अलावा जो विभिन्न प्रकार के जो केमिकल्स फैक्टर्स होते हैं, जिनमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, पीएच तथा पोषक भी उसके पारिस्थितिकी जो इकोलॉजिकल्स इम्पोर्टेंसी के कारण बनते हैं। अब हम अभी तक अपने बात करी एबायोटिक की, अब अपन बात करेंगे बायोटिक फैक्टर्स की। तो बायोटिक फैक्टर्स में जैसे अपन बात करेंगे कि एक ही तथा अलग अलग जो स्पीसीज के मेंबर्स के मध्य होने वाली जो इंट्रैक्शंस होती है, वहाँ उनका बायोटिक जो क्लाइमेट होता है उसके अंतर्गत आती है। एक ही स्पीसीज के सदस्य के मध्य होने वाली जो इंट्रैक्शन होती है वो इंटर स्पेसिफिक रिलेशन कहलाते हैं, और एक ही स्पीसीज के सदस्यों में होने वाली जो इंट्रैक्शन होती है उनके रिप्रोडक्शंस, उनकी हेल्प के लिए, फूड के लिए और उनका जो आवास होता है उसके लिए, वही उनका कंपटीशन का कारण बनते हैं। जो अलग अलग स्पीसीज के मध्य होने वाली यह एक इंट्रैक्शंस जो इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप कहलाती है, ये संबंध दोनों ही जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए बेनिफिशियरी और हार्मफुल, न्यूट्रल व एक के लिए बेनिफिशियरी और दूसरे के लिए यह हार्मफुल भी हो सकती है। तो जो इंट्रा स्पेसिफिक्स जो रिलेशनशिप होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है सिम्बायोसिस और एक होती है एंटागोनिज्म। तो इनमें जो सहजीवी होता है उसके संबंध में दो जो मेंबर्स होते हैं उनके मध्य एक एक मेंबर्स को उसमें बेनिफिट होता है, जबकि जो अपना प्रतिजीवी एंटागोनिज्म है उसमें कम से कम एक सदस्य को क्या होता है, हार्म होता है। तो इस प्रकार से इनका अपन एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर के बारे में अपन बात कर चुके हैं, और इनका एक अपन को जो मीन्स है वो मीन्स अपन को हो जाना चाहिए।